आप देख रहे हैं भाग्यश्री टीवी। भाग्यश्री टीवी के कल्याणी कार्यक्रम के तहत हम मिलाते हैं आपको शहर की जानी मानी शख्सियतों से जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करती हैं और शहर में एक अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करती हैं। तो आज हम मिलाने जा रहे हैं शहर की ऐसी ही एक जानी मानी समाज सेविका से जो जिस एज में आकर के लोग आराम करते हैं और घर बैठकर एक अलग लाइफ जीने लगते हैं, लेकिन हमारी जो कल्याणी है वो ऐसी हैं कि 85 की एज में भी वो निरंतर कार्य कर रही हैं और स्वस्थ हैं और लोगों के साथ आज भी वो समाज सेवा में जुटी हुई है। तो चलिए मिलते हैं आदरणीय श्रीमती लीला सिंह जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे भाग्यश्री के स्टूडियो में। नमस्कार। धन्यवाद। आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरे को आपने यहाँ बुलाया और मेरी जानकारी ले रही हैं। इसके लिए आप सबके लिए और तुम्हारे जो क्लब के लिए सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय से हम लोग आपको देख रहे हैं कार्य करते हुए और बहुत समय से हम लोग सोच भी रहे थे कि आपसे मुलाकात की जाए और बहुत समय के बाद आज ये समय आया कि आज हम आपके साथ रूबरू हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग आप जानना चाहते हैं आपके बारे में। अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपकी शिक्षा दीक्षा, आप कहाँ से हैं, तो बताएं आप। मेरी शिक्षा दमोह जिला में हुई क्योंकि वहाँ मेरा मायका है। और पढ़ाई के बारे में उस समय पे लड़कियों को पढ़ने नहीं देते। 8वीं कर ली, घर बैठो, निकलने नहीं देते घर से। लेकिन मेरी इच्छा थी पढ़ने की। 8वीं के बाद मेरी मदर बोली कि नहीं, घर में रहो, कहीं नहीं जाना पढ़ने, रुको, शादी हो जाएगी, फिर कहाँ लड़का ढूंढेंगे, ये सब बातें बताई। तो मैं बहुत रोई। हमें कहा जिस साल फेल हो जाए हमें नहीं पढ़ने देना, हम जब तक पास होते जाए तो पढ़ने दो। तो हमारे भाई लोग के हम बहुत लाड़ रहे थे। 6 भाई में हम अकेली छोटी बहन थी। तो वो बोले कि ठीक है, उसकी इच्छा है तो पढ़ने दो। माँ बोली कि नहीं, खर्च कौन देगा, कहले हम सब 6 भाई मिलकर उसको पढ़ाएंगे और खर्च करेंगे। तो फिर मैं पढ़ने लगी और माँ गुस्सा हो रही थी मेरी, क्योंकि मेरे को पढ़ने दिया। मैंने फिर 10th 11 57 में जबलपुर बोर्ड से किया। अच्छा। नागपुर बोर्ड उसी साल ख़त्म हुआ था, जबलपुर बोर्ड महाकौशल शुरू हुआ था। उस समय मैंने 57 में मैट्रिक की। उस समय 10th मैट्रिक थी, 12th नहीं थी। 12th का यूनिवर्सिटी से करना पड़ती थी। इस तरह से मैंने 12th किया। अब शादी हो गई। तो आपकी जो शिक्षा है वो कहाँ तक हुई? मेरी MA BEd है। अच्छा, MA BEd। MA BEd PhD थोड़ी सी सब नहीं कर पाए क्योंकि घरेलू परेशानियाँ थी। वो 1 महीने भोपाल में रह के पढ़ना पड़ता मेरे को। अच्छा। तो ससुर बीमार थे, उनकी सेवा सुशा करूँ, मैं अकेली बहू थी। तो फिर मिस्टर बोले कि नहीं, अब तुम यहीं रहने दो, PhD मत करो। तो फिर अधूरी रह गई PhD। मतलब वो एक ये उस समय की बात है जहाँ महिलाओं को या बच्चियों को पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता नहीं थी समाज में, परंतु फिर भी आपने एक हायर एजुकेशन किया। तो उस समय ये कैसा था, मतलब चुनौतीपूर्ण रहा होगा क्योंकि घर से निकल के आप पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें? नहीं, तो चुनौती क्या है, हमारे भैया लोगों ने सबने मंजूर कर लिया कि नहीं, उसको पढ़ने दो, पढ़ने। तो उनकी इच्छा से फिर मैं पढ़ी। फिर शादी हो गई। और शादी के बाद सिर्फ 12th तो थे तब। तो यहाँ हमको ससुराली बहुत अच्छी मिली। मेरे मिस्टर ससुर सब बहुत लोग अच्छे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम पढ़ो। तो मैंने शादी के बाद अपना पढ़ाई पूरी की होगी। BA किया, MA किया, 70 पर में BEd किया और फिर MA भी मॉडर्न हिस्ट्री में किया। PhD के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन वो अधूरी रह गई। इस बात का अभी मेरे को दुख है कि नहीं कर पाए। अभी मैं इच्छा है पढ़ने की, कोई की ख़त्म हो जाती, मेरी अभी भी होती है कि मैं PhD कर डालूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का है, लेकिन उतनी उम्र नहीं रही। लेकिन इच्छा भी हमारी अभी भी है, कोई भी चीज़ सीखने की, कहीं भी नई चीज़ देखी कि हमको सीखना कैसे करके समय निकाल के, ये हमारी हावी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि शिक्षा से बहुत सारी ऐसी शिक्षा से आदमी पाता है और आगे बढ़ता है। तो हमारी हावी अभी भी है। कहीं भी सिलाई कढ़ाई पूरा मैंने सब कोर्स किया। और कलकत्ते से मैंने सिलाई डिप्लोमा भी किया 60 में। आज नहीं, आजकल तो ऐसे बटने लगे डिप्लोमा, लेकिन हमारा सन 60 का है। अच्छा। उसके बाद मैं शौक था बहुत सिलाई का, तो सारी कढ़ाई सिलाई वो भी सब डिप्लोमा किए मैंने। अच्छा, तो आपका ये रहा कि अभी हम आपको सामाजिक कार्यों के उससे जानते हैं कि भाई आप एक समाज सेविका हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई?
कैसे आपने पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ जब ससुराल आई, ससुराल में भी आपको पढ़ाई लिखाई का अच्छा सहयोग रहा, तो साथ साथ जब आपने सोचा कि पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, अपने घर परिवार भी ठीक है, परंतु समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए तो हमारी भावना कैसे शुरुआत हुई? हाँ, कि जो गरीब बच्चे हैं वो और उनके मदर फादर को भी तो लगता कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, कुछ करें, और महिलाएं भी मतलब उनको घर में घुसे रहना, कुछ बात नहीं करना, तो हमें ये लगा इनको कैसे करके। और जो विधवा थी और परित्यक्ता थी, पहले परित्यक्ता को उसको तो बिल्कुल समाज मानते नहीं थे, विधवा को भी इनग्रेट करते थे कि नहीं। तो मेरी भावना यह है कि इनको आगे निकालना है कैसे करके, कि जो विधवा है इनके लिए कुछ किया जाए। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने प्रौढ़ शिक्षा माने शुरू करवाई, जहाँ पे मतलब 4वीं 5वीं बच्चियाँ पढ़ी हैं उनको 12th में बिठाया। अच्छा, तो ये कम से कम अपने पैर पर खड़ी हों, कुछ करें। आज पहले उनके पति जो लोग शराब पीते, नशे में डले रहे थे और महिलाएं परेशान हो रही, उनकी तकलीफें जैसे नहीं देखी गई। अच्छा। तो हमने कहा कि नहीं, इनके लिए कुछ करो। तो उनको फिर मैंने ज़रूरतमंद महिलाओं को पढ़ाने का, और साथ में हमारी संस्था जो थी उसमें हमने चाक बनाने का धंधा शुरू किया। बड़ी पापड़, अचार, तरह तरह के महिलाओं को सामान मंगा के देना, डलवाना, और चाक बनाने का धंधा उनको शुरू। और चाक सारे स्कूलों में हमारी बनाई हुई होती थी। क्या बात, मतलब स्वरोजगार स्थापित किए महिलाओं को लिए चाक बनाने का, और ये प्रिंटिंग करने का। कम से कम वो बाज़ार में पहले वो 10-15 रुपए मिलती थी, हम कहते वही बच्चों के लिए काम आएगा। और बच्चों को भी जो महिलाएं चाक बनाती, बच्चों को पैक कराते थे, 5 पैसा देते थे उनको। अच्छा, मतलब बच्चे शुरू से ही स्वावलंबी बने। ये कि भाई उनको भी कोई ज़रूरत पड़ी तो वो बच्चे चाक गिनती के चाक भरो, उनको गिनती भी सीखें और हिफाजत से रखो। क्या बात, बहुत अच्छा तरीका था कि बच्चों मतलब जो महिलाएं थी वो काम कर रही थी, स्वरोजगार था उनके पास, उसके साथ साथ आप बच्चों से भी काम कराते थे कि भाई बच्चों को आप काउंट करके इनमें भरो, और गिनती हो गई, उन्होंने पढ़ भी लिया, और साथ साथ वो उससे पैसे भी कमा रहे थे। तो ये शिक्षा उन्हें बचपन से दी जा रही थी कि आगे चल के काम के माध्यम से आप पैसे भी कमा सकते हैं। उनको ये रहता था कि हमको 5 पैसे मिलेंगे, वो सब 5 पैसे बहुत महत्व था उस समय। महिलाओं को भी पैसा देते थे, जितनी बना लोगी उतने तो चाक, तो उनको भी लोभ था। और पढ़ाई निःशुल्क रखे थे पढ़ाई। अच्छा, जो बच्चे वाली थी, ज़रूरतमंद थी, तो उनके बच्चों को लाने के लिए हमारी परमिशन दी कि ले आओ, तो बच्चे एक कमरा खेलते रहेंगे और आप काम भी करते रहो और पढ़ते भी रहो। 3 काम मैंने एक साथ शुरू किए थे कि बच्चे पढ़े और माँ को काम मिले, और वो लोग भी अपने दुख बोल छोड़ के यहाँ पर, उनको ही मन लगता था महिलाओं को। अब कई बार महिलाएं ऐसी आती थी पढ़ने को कि उनको घर में टाइम नहीं, कहीं बच्चे पिताजी आ गए तो काम पढ़ने होमवर्क करके नहीं लाए, तो उनको पनिशमेंट में ऐसा नहीं देती थी। उनको पनिशमेंट देती थी कि तुम स्कूल के बाहर जो है बैठ जाओ, दीवार तरफ मुँह करके याद कर लो। अच्छा, ये सजा मिली थी। अच्छा। और दूसरी टीचर्स कहती थी कि नहीं, खड़े हो जाओ। खड़े होने से क्या फ़ायदा? लोग कहते थे बहुत स्ट्रिक्ट टीचर रही हैं आप। तो हम उनको सिर्फ एक कहते कि दीवार तरफ मुँह करके बैठ जाओ और अपना होमवर्क कर लो, होमवर्क यहीं करो, ऐसे करके पढ़ाया उनको। नहीं तो कहाँ पढ़ पाती थी वो लोग। जी। अभी तक मतलब आप अपने घर से ही, अपने स्कूल के माध्यम से ही महिलाओं को स्वरोजगार दे रही थी और उनको काम के लिए प्रेरित कर रही थी। इसके अलावा भी आप बहुत सारी संस्थाओं से ऐसा जुड़ी मैंने देखा, तो कौन सी संस्थाएं थी जिनमें आपने अपना सहयोग दिया? एक पहली थी सागर महिला कल्याण समिति जी, सागर। हाँ। दूसरी थी अवेगा ये अखिल भारतीय महिला परिषद। अच्छा सागर। और तीसरी मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, कोई बात नहीं। आप ये क्षत्रिय नवचेतना मंच, क्षत्रिय नवचेतना मंच, और क्षत्रिय सभा की जो पहली थी उसके प्रेसिडेंट वो रहे संरक्षक, और बिनू राणा थे, उन्होंने मेरे को संरक्षक बनाया कई साल पहले। सबसे शुरुआत जब हुई तब से है। क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय समाज में आपका एक अपना महत्व है, आपका एक अपना स्थान है, और जब भी जाते हैं कहीं जाते हैं सबके सहयोग से ही तो हो पाए। नहीं, जब भी कहीं जाते हैं तो आपका नाम पहले आता है, तो आप तो हमारे लिए पूजनीय है ही। तो ये चीज़ें आप अनेकों संस्थाओं से जुड़ करके आप अपनी सेवाएं देती रही हैं। इसके साथ साथ मैंने ये भी किया
एक रिकॉर्ड था हमारा। अच्छा। हमारे स्कूल में जो पढ़ते थे बच्चे गरीब तो पढ़ते ही थे, हाँ। इनके साथ साथ सास बहू को भी मैंने पढ़ाया है। अच्छा। सास बहू उसका मैं बताऊंगी, कटे रखी है। अच्छा। दोनों एक साथ पढ़ती थी। बहू पढ़ी नहीं थी, सास भी नहीं पढ़ी थी। और उन्होंने कहा कि इसके अब जो बच्चे होंगे तो वो भी अनपढ़ होंगे, तो इसको पढ़ाना। हमसे आई पूछी कि मैडम बहू को पढ़ाना है, तो कहले हमने कहा तुम भी अपना नाम लिखा लो, पढ़ सकती। कहले हम भी पढ़ सकते। हमने कहा हाँ। तो सास बहू दोनों पहली क्लास में पढ़ती थी बैठ के। उनको कोई भी शर्म नहीं, लाज नहीं, कुछ नहीं कि हम सास बहू छोटे बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। हाँ। ये भी एक अच्छा उदाहरण था। सास बहू पढ़ती, सास और बहू का रिश्ता हमेशा देखा जाता है कि बहुत अलग होता है, परंतु ये सास बहू एक साथ पढ़ती थी। और बड़े उससे आए अपना लंच में खाना खा रहे बच्चों को, और उनको ये शर्म नहीं कि हम पहली के बच्चों के साथ बैठे। नहीं, उन बच्चों के साथ बैठते थे। और कई लोग हंसते थे कि हमने कहा नहीं, ऐसा हमारा स्कूल है जहाँ सास और बहू एक साथ अध्ययन कर रहे हैं और हर चीज़ में रहना। नहीं, बहुत बढ़िया। आप अभी भी मतलब आपकी एज हो गई है 85, और उसके बावजूद भी आप अभी भी इतनी सक्रिय हैं और स्वस्थ हैं, तो उसका राज क्या है? अरे इसका राज, हाँ बताएं। इसका ये है कि मैं अपने खाना पीना में संतुलित भोजन करती हूँ। हाँ। कोई मसाला वसाला नहीं खाना, और अपना नियमित वो योगा जरूर करते। हाँ, आप मैंने देखा कि आप बाहर का खाना नहीं खाते बिल्कुल भी, या मैदे का खाना नहीं खाते, मेहंदी वाली चीज़ें कम खाते। हाँ हाँ, ये चीज़ें नहीं खाते। टेस्ट भी कर लेंगे ये नहीं, लेकिन खाते नहीं। अच्छा अच्छा। योगा एक्सरसाइज? योगा हमारा नियमित है, जरूर ही करना। हाँ हाँ हाँ। वो आज से नहीं 20-25 साल से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो नहीं, इसीलिए तो आप इस उम्र में भी आप इतनी फुर्तीली हैं, इतनी एक्टिव हैं, सारा कुछ कर रही हैं। नहीं, ईश्वर करे। सबसे पीछे तो अपने ऊपर मन को कंट्रोल करना है, नियमित बनाना। आजकल क्या है, लोग बाग नियम नहीं बनाते, अनियमितता बढ़ते। 2 दिन कर लिया, अरे हटाओ कौन करता है, अरे थक जाते हैं। ये अनियमितता है। और हमें सबको कहते हैं कि कोई भी चीज़ नियम लिया है पूरा करो उसको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनियमितता बढ़ती तो सारा तुम्हारा करा गया सब बेकार। हाँ, बेकार हो जाता है। नहीं, बहुत बढ़िया। आप इतने सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, तो आप युवाओं और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं महिलाओं के लिए समाज सेवा को लेकर, या आगे कैसे बढ़े वो, इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश ये रहते हैं, आजकल क्या जो महिलाएं हैं उनको क्या फुर्सत नहीं, फुर्सत ही नहीं, ये शब्द उनके मुंह से सुनो। अच्छा। जो हमें बहुत गुस्सा आती है इस पर। फुर्सत क्यों नहीं निकालते? निकालो अपना समय निकाल के। हमें तो इतना उम्र में घर गृहस्थी का काम करके, हमारे पति जी होते थे, उनको पान भी लगा के दो, डिब्बा लगा के दो, खाना दो, उसके बाद स्कूल का जाना पढ़ना वो देखना। और उतना सब, और मेहमान भी बहुत आते थे हमारे घर। अच्छा। मेहमानों का भी। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुनी थी कि ये जो सागर शहर में सिविल लाइन स्थित चंद्रा पार्क है, वो आपके पतिदेव के नाम पर है। उसका क्या है? उसका जो है वो भी बहुत सोशल वर्क है, बहुत ही सोशल वर्कर थे जी। वो तो ये थे, कई बार हमारे घर में झगड़ा होने लगे। यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो। अच्छा। हाँ, तो पहले क्या है, कैश चेक नहीं मिलता था, कैश मिलते थे। अच्छा। अभी चेक एक तो बाद में मिलने लगे, अकाउंट पेड नहीं होता था। तो वहाँ हम आज पहली तारीख है, चलो आज तनख्वाह लाएंगे, लेकिन मालूम पड़ा भी वहीं बांट बूट के आ गए। अच्छा। कई बार मैं बोलूँ कि अरे आज तुम तनख्वाह नहीं लाए, कह रहे मैंने तो उसकी फीस भर दी, उसकी फर्ज भर दी। और हम आज आटा नहीं है, 3 बज रहा घर में। अच्छा। खाली पड़ा है। मतलब वो समाज के लिए इतना करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा थे। मैं उसके आगे कुछ नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, तो उन्हीं से एक प्रेरणा लेकर आप भी इस तरह आगे बढ़ पाई। वो भी रोज सोसाइटी के, ऑल इंडिया के मेंबर थे, रोज सोसाइटी के मेंबर थे, MP के सेक्रेटरी थे रोज सोसाइटी के। हाँ मिस्टर। और उनको रोज से बहुत शौक, बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। अच्छा अच्छा। अब आपको फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करती हैं? हमारा तो आजकल ज़्यादातर पूजा पाठ में समझ आता है। अच्छा अच्छा। वो क्योंकि अब वो साथ मेरे जाना है, खूब कर लिया, तो वो उसमें उसके साथ ये सब करके हम अपना पूजा में टाइम ज़्यादा देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उससे हमें मन को शांति मिलती है जी, और गुस्सा भी कम आती है। और सबसे बड़ी आदमी की क्रोध पे कंट्रोल करना है, जो आजकल के नवयुवकों में है ही नहीं। क्रोध पे कंट्रोल करना, गुस्सा इतनी आती है कि हमको गुस्सा आने लगती, देख लेकिन हम संतुष्ट रह जाते। जी जी। क्या करें? सही बात। आजकल का समय ऐसा है, बोल नहीं सकते, बच्चों को भी ज़्यादा नहीं बोल सकते। सही बात है। अति बोलो तो उनको बुरा लगता है।
कंट्रोल नहीं कर पाते लोग आजकल, कंट्रोल नहीं गुस्से पर अपना, बच्चे भी नहीं कर बच्चे भी नहीं कर पाते। बच्चे नहीं कर पाते तो बहुएं क्या करेंगे? वो भी तो नई पीढ़ी की हैं। सही बात है, ये तो रहा। आज का नई पीढ़ी की जो हम लोग उस उम्र के हिसाब से संतोष रखते थे, सहनशीलता, आज का सहनशीलता नहीं है, बिल्कुल, जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा एक वो बन रहा है। क्रोध जो है एक अग्नि की भाप है। आजकल जो झड़ाई झगड़ा है वो ये सब क्रोध का कारण है। और क्रोध का सब उल्टा सीधा खाना पीना पे भी सबसे पहली चीज़ खाना पीना भी ही हमारे शरीर पे असर डालता है। अगर खाना पीना पर सही खाएंगे तो शरीर को भी संतुलित भोजन करेंगे तो शरीर भी शरीर भी सही रहता है, बीमारी अलग है, बीमारी अलग है, शुगर है, ब्लड प्रेशर, दुनिया भर की ये सब के कारण, गुस्सा के कारण भी तो आता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बीमारी तो क्रोध करना है। नहीं। और क्रोध तक कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा काम है। नहीं, बहुत अच्छा भगवान, आप इस तरह ईश्वर में ध्यान लगाती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और क्रोध पे हम सबसे बोलेंगे कि जरा बच्चों इन लोग को भी डांटते हैं कि जरा शांत रहो, लेकिन नहीं, शांत रहते ही नहीं। शांत रहना सुनना तो कौन सी चिड़िया का नाम है। सही बात है, ये तो रहता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आई भाग्यश्री के स्टूडियो में, और आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम और बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि सबसे पूरे महिलाओं से, बच्चों से कि क्रोध पर कंट्रोल करो, साथ खाना खाओ, हर चीज़ नियमितता रखो। जो अनियमितता हो रही है सबसे पहली गड़ी वो है जी, अनियमितता जी, जो मैंने अपने जीवन में निभाई है और करी, तो उसी सबसे इससे पढ़ पाए। और पहली बात, दूसरी बात यह है कि हमारे ससुराल में, हमारे ससुर ने, सब ने पढ़ाई के लिए जोर दिया। बाहर मेरी सेंट्रल स्कूल में सर्विस लग गई थी सन 61 में, लेकिन नहीं ससुर बोले तुम जाओगी कहीं पर, हम कहीं, ये बोले हम कहीं रहेंगे, तुम तो यहीं कुछ करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप आई। आपके से बहुत सारे युवा, बहुत सारी महिलाएं प्रेरणा लेंगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आपके लिए हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। बुलाया और हमारे जो मन के विचार पूछे और हमसे जो बन सका तो बताया, बहुत बहुत बढ़िया रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थी श्रीमती लीला सिंह जी। लीला सिंह जी एक समाज सेविका हैं और इन्होंने बहुत साल पहले, जब महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने लिखने की भी इजाज़त नहीं थी, तब वो वहाँ उन्होंने स्वरोजगार स्थापित किए परित्यक्ताओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए और भी अनेक महिलाओं के लिए जो कार्य करना चाहती थी। उन्होंने अपने संगठन बना करके उनको रोजगार स्थापित करने में मदद की और अनेकों संस्थाओं से जुड़ करके वो कार्य करती रहीं। इतनी इस उम्र में भी वो उतनी ही एक्टिव और सक्रिय हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। नमस्कार। आप देख रहे हैं भाग्यश्री टीवी, नारी शक्ति का अपना चैनल। भाग्यश्री से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।